हेलो, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। मैं राजवीर एक बार दोबारा पेश हो गया हूँ आपको एक रियल स्टोरी सुनाने के लिए। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, कमजोर दिल वाले और बच्चे इस स्टोरी को प्लीज कृपया करके ना सुने। अगर आपका दिल मजबूत है, अगर आप इतनी डिस्टर्बिंग चीज सुन सकते हो एक रियल घटना के ऊपर, तो आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए। जब हैवानियत अपनी सभी हदें पार कर देती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो दिल थाम के बैठिए और प्लीज़ ये अपनी फैमिली में ना सुनिए, और थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये कहानी आज की जो जापान की कहानी है, तकरीबन आज से 35 से 36 साल पुरानी कहानी है। तो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। मैं जुको फुरुता नाम की एक छात्रा होती है जो हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है, बच्ची पढ़ने वाली होती है। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। बच्ची काफ़ी होनहार थी, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी, और सभी टीचर्स की लाडली थी। और जितने भी सहपाठी थे उसके साथ पढ़ने वाले, उसके जो क्लासमेट थे, सब लोग उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। क्योंकि तो परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहती थी, पैसे को लेके दिक्कत चलती थी। तो वो पास की एक फैक्ट्री में कुछ जॉब करती है, नौकरी करना स्टार्ट कर देती है। पार्ट टाइम जॉब करती है ताकि घर का खर्चा चलता रहे और अपना पॉकेट मनी चलती रहे। और बाद में इस केस के बाद पता चला था उसका एक ड्रीम भी था, वो एक सिंगर बनना चाहती थी। उसकी ख्वाहिशी थी, दिली ख्वाहिशी थी कि वो एक सिंगर बने। बात है 25 नवंबर 1988 की है, जब फिरोतो अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रही थी। तो उम्र वो अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ जाया करती थी। तो उसके पास एक साइकिल थी। उसी रास्ते में दो लड़के किसी गलत धारणा को लेके, दो अपराधी लड़के थे, अपराधी बोल सकता हूँ, उसी केस से जुड़े हैं वो। तो उसी रास्ते पे वो किसी फिराक में थे, फिराक में ऐसे थे, किसी लोकल महिलाओं को पकड़ना, अपहरण करना उनका, और उनके साथ रेप करने जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते थे वो लोग। तो उसी मंशा से लेके वहां पे वो खड़े हुए थे। उनकी नज़र फिरोता पे पड़ती है। लड़के का नाम था, एक का नाम मियानो, एक का नाम मिनाटो थे। तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग रहती थी। तो मियानो मिनाटो को इशारा करते हुए बोलता है, तो उसके इशारे का जो पालन करते हुए वो जाके फिरोता की साइकिल को गिरा देता है। उसकी साइकिल को गिरा देता है और मिनाटो वहां से भाग जाता है, उसको छोड़ के वहां गिरा के भाग जाता है। इधर से नाटक करता हुआ मियानो फिरोता के पास पहुंचता है। फिरोता को एक पेशकश देता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो उसकी बातों में आ जाती है, मान जाती है। और लेकिन यहाँ पे ये सब प्री प्लान पहले था, उनकी पहले प्लानिंग चल रही थी। तो मियानो के दिमाग में पहले ही गलत चीज़ें थी। तो वो उसे घर पे ना छोड़ के पास के गोदाम में लेके जाता है। गोदाम में लेके जाके उसको धमकाया जाता है, धमकाता है। और उसे बताया जाता है कि मैं एक याकूब ग्रोह से बिलोंग करता हूँ। मैं एक याकूब ग्रोह के बारे में आपको बता देना चाहूँ। याकूब वहाँ का एक बड़ा फेमस ग्रोह था, वहाँ पे गैंग था जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो बेचारी वो एकदम से डर जाती है, फिरूता होती है। तो उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई उसका चारा नहीं होता। तो उसको ये बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पहले मेरी सारी बातें मान लो। कुछ नहीं कर पाती, मजबूर थी, अकेली थी। और लड़की है और बच्ची है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 17 साल की है। तो चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाई। तो जो मियानो होता है, मियानो उसी रात एक टैक्सी बुक करता है। टैक्सी बुक करने के बाद जो फिरोता को एक होटल में लेके जाता है कराची के। वहाँ पे एक लोकल लोकल होटल था, वहाँ पे होटल में लेके चला जाता है। तो होटल में लेके जाने के बाद उसके साथ रात को बलात्कार करता है। बोलते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। और रेप करने के बाद फ़ोन को लगाता अपने दोस्तों को, मिनाटो को, अगूरा को, और अपने जो दोस्त थे लोग, और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लग जाता फ़ोन कॉल करके। बताता है मैंने कैसे कैसे रेप किया, कैसे कैसे किया। तो उसके दोस्त ये सुन के ना, और फिरोता को ना जाने के लिए बोलते हैं कि उसको भेजना मत, हम लोग आ रहे हैं। तो अगली सुबह इन लोगों का प्लान होता है, पास के होटल के पास एक पार्क होता है। तो पार्क में लेके वो पहुंचता है, मियानो लेके पहुंचता है फिरोता को। और वहाँ पे मिनाटो और अगुरा नाम के दो लड़के होते हैं जो बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आते हैं और फिर वहाँ पे वो सबके सब उसे धमकाते हैं, हम तुम्हारा घर जानते हैं। फिरोता को बोलते हैं अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो हम तेरे पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे। अब डरी सहमी लड़की बेचारी उनकी बातों में फिर से आ जाती है। तो वो सब लोग दोस्त लोग होते हैं जो प्लान बनाते हैं कि फिरोता को मिनाटो के घर पे रखा जाएगा, रेप करने के इरादे से। मंशा उनकी रेप करने की थी। मिनाटो के घर की 2 मंजिल घर था। उसकी पहली मंजिल पे तो उसकी पूरी फैमिली रहती थी मिनाटो की, और ऊपर वाली मंजिल पे खाली एक रूम था, वहाँ पे फिरोता को रखा जाता है।
वहाँ पे 40 दिन बंदी बना के उन लोगों ने रखा था। मॉर्निंग 27 नवंबर की मॉर्निंग में फिरोता की फैमिली एक मिसिंग रिपोर्ट अपने लोकल थाने में लिखवाती है, पुलिस स्टेशन पे लिखवाती है भी ऐसे ऐसे करके हमारी बच्ची अभी तक घर भी नहीं है, लापता है। तो मिनाटो के दिमाग में देखो, ये लोग पहले ही ऐसे काम करते थे, इन्होंने काफ़ी ऐसे पहले भी अपराध कर चुके थे। उन लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे भली बात ही पता था, इसके पीछे जांच हो सकती है, लापता की, अपहरण की, कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले उन लोगों ने क्या प्लानिंग बनाई, फिरोता से उसके घर पे कॉल करवाया, फ़ोन करवाया उसकी माँ को, 3 बार कॉल करवाया उसकी फैमिली को, ये बताने के लिए, ये क्लियर करने के लिए मैं सेफ हूँ और मैं अपनी मर्जी से घर से भाग के आई हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, आप लोग मेरे लिए परेशान ना हुए। तो उसकी फैमिली को पूरा यकीन दिलवा दिया उन लोगों ने कि सेफ है और सब ठीक है। और इधर मिनाटो की फैमिली में उन लोगों ने इस तरह से प्लान किया, वहाँ ये बताया गया कि ये मिनाटो की गर्लफ्रेंड है, और फिरोता से भी ये बोला गया, ऐसे एक्टिंग करने के लिए बोला कि जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही है। तो उसको यही बोला गया पूरा एक्टिंग करने के लिए। मजबूर थी, परेशान थी और दरिंदों के बीच में थी, एक लड़की बेचारी क्या ही कर पाती। तो उसे मानना पड़ा, मजबूर किया गया बहुत ज़्यादा, और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो वो उनकी बात को मान जाती है और वो लोग मिनाटो के घर में लेके आते हैं उसको। मिनाटो के घर की दूसरी मंजिल पे उसको रखा जाता है, ऊपर वाले कमरे में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसको रखा जाता है 40 दिन के लिए पाबंदी बना के। और इधर मिनाटो की फैमिली भी बहुत ज़्यादा मिनाटो से डरती थी, क्योंकि उसका याकूब गैंग से संबंध था और वो भी बहुत ज़्यादा हिंसक और बहुत क्रोधित स्वभाव का था, बहुत झगड़ालू था। तो उसकी फैमिली वैसे बहुत ज़्यादा डरती थी, इस वजह से उसकी फैमिली चुप ही रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन जैसे ही क्लियर हो गया उसकी फैमिली कोई पुलिस केस नहीं करेगी, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, ये लड़की कहाँ से लेके आए हुए हैं, कैसे क्यों लेके आए हो यहाँ पे, ज़्यादा पूछताछ ना करने के बाद, तो फिर पूरे ग्रुप ने उन्होंने उन्होंने दिखावा करना छोड़ दिया। फिर वो दिखावा नहीं कर रहे थे गर्लफ्रेंड वाला, वैसे ही सब आ रहे जा रहे थे अपनी मर्जी से, जैसे भी उनका मन कर रहा था आके। अब मैं अपराधियों के एक बार नाम ले देता हूँ। 28 नवंबर की रात को मियानो, मिनाटो, नाकामुरा, इराहा, अगूरा, सब लोगों ने मिलके फिरोता के साथ रेप किया, एक गैंग रेप किया। ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है और बहुत डिस्टर्बिंग है और बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। उसके अंदर अभी थोड़ा बोलने में थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं बोल देता हूँ यार। जो मेरा नाम का लड़का था उसने बेरहमी से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स के बालों को निकाला, फिरोता के बाल को निकाला, और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे, माचिस की माचिस की तीली से उसको जलाया गया और बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ उस रात रेप किया गया। सभी दोस्तों ने बारी बारी से रेप किया। ऐसा नहीं है कि फिरोता ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, कई बार उसने कोशिश की। अमूमन कोशिश करता है जब किसी इंसान को बांध के रखते हो, आप पकड़ के रखते हो, इंसान हो जानवर हो, सबको आज़ादी पसंद होती है और सब ये चाहते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए, उस चीज़ से भागने के लिए। तो बेचारी ने सेम ही किया और भागने की कोशिश की, लेकिन पूरे ग्रोह ने उसको बारी बारी से मारा। उसके मुंह पे पंच मारे गए, उसके मुंह पे मुक्के मारे गए, और इतने ज़्यादा मारे गए कि उसका मुंह सूज गया बिल्कुल, और ताकि वो नेक्स्ट बार भागने की कोशिश ना करे। उसके अंदर मियानो ने क्या किया, लाइटर से उसके दोनों टखनों पे आग लगा दी ताकि वो भाग ना पाए। अभी क्रूरता की हद तो इससे भी ज़्यादा हो गई। तो हर रोज का उनका ये काम हो गया था, उसको मारा पीटा जाता, बलात्कार किया जाता था, उसके टखने तक जला दिए गए थे, और उसको बिना कपड़े के म्यूजिक लगा के, लाउड म्यूजिक लगा के, उसको बिना कपड़े के उससे डांस करवाया जाता था। डांस करवाते हुए उसके सामने, सबके सामने बोला जाता था, मेरे बोलने में बड़ा वो हो रहा है, सबके सामने बोला जाता था, मजबूर किया जाता था उस बेचारी को मास्टरबेट करने के लिए कि मास्टरबेट करे वो उनके सबके सामने। उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाली गई, उसके प्राइवेट पार्ट में बॉटल्स डाली गई। ये दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं, इतनी क्रूरता की हद पार कर दी। और यहीं तक उनकी मंशा रुकी नहीं है, उन्होंने फिर उस बच्ची को, जापान में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी दिसंबर के महीने में, तो उन बिना कपड़े के सारी सारी रात उसको बालकनी में खड़ा रखते थे, पूरी पूरी रात ठंड में उसको ठिठुरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इतनी ज़्यादा क्रूरता करते थे उसके साथ, इतना परेशान करते थे। शराब पिलाई जाती थी उसको, शराब के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने को बोला जाता था, दूध पिलाया जाता था उसको, एक साथ दो दो सिगरेट पिलाई जाती थी उसको, सिगरेट पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था उनको। इतनी क्रूरता उन लोगों ने की, इतना परेशान, इतना टॉर्चर का। और वो बेचारी रोती चिल्लाती हमेशा अपनी मौत की भीख मांगती थी
कि मुझे आप उन लोगों से भीख मांगती थी, मुझे जान से मार दो, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इस कदर वो परेशान थी, इस कदर वो डिस्टर्ब थी। लेकिन उन दरिंदों को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आता था उसको। बहुत परेशान करते थे उसको। और ये मंजर लगभग 40 दिन तक चला। बताया था रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40 दिन में 400 से भी ज़्यादा बार उसका बलात्कार हुआ था। 400 से भी ज़्यादा किसी लड़की के साथ गैंगरेप होना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और जिस पर ये बीती, उसने कैसे सहा इस चीज़ को, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उनका अभी पेट नहीं भरा इस चीज़ से, और फिर उसका धीरे धीरे उन लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीने की सामग्री कोई नहीं दी जाती थी, सिर्फ उसको दूध दिया जाता था। सिर्फ दूध दिया था, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना परेशान किया जाता था, जिस वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गई। और भूख के मारे उसका शरीर बिल्कुल सूखने लगा। कि वो ऊपर वाली मंजिल से, बाथरूम जो था उनका नीचे था, उनका जो टॉयलेट था नीचे था, तो वहाँ तक वो टॉयलेट तक भी नहीं जा पाती थी। इस कदर उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, उसके साथ इतनी हैवानियत की जाती थी बच्ची के साथ कि उसका चलना फिरना ही बेचारी का बंद हो चुका था। ये अमूमन 40 दिन तक चलता रहा ये सही। तो फिर दिन आता है 4 जनवरी 1989। मियानो होता है, मियानो अपने जुए में पैसे हार जाता है, सारे पैसे हार जाता है अपने जुए में जितने भी थे। तो अब वो अपना गुस्सा आके फिरोता पे निकालता है। घर आया जुए से हारने के बाद, तो उसने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती जलाई माचिस से, मोमबत्ती का जितना मोम था पूरा फिरोता के चेहरे पे डाल दिया। गरम गरम, आप अमूमन हम जानते हैं मोमबत्ती का अगर मोम हम जरा सा हमारे उंगली पे लग जाए कितना हम तिलमिला जाते हैं, कितना हम दुखी होते हैं, कितना हमें दर्द सहना पड़ता है। तो उसके चेहरे पे मोम गिरा दिया उस दरिंदे ने। तो फिर उसके बाद उसका पेट नहीं भरा तो 2 छोटी मोमबत्तियां ली, और 2 छोटी मोमबत्तियां उसके दोनों आंखों पे रख दी। तो सोचो, आंखों पे मोमबत्तियां जल रही हैं और उसका मोम पिघल पिघल के उसकी आंखों में जा रहा है। किस कदर वो प्रताड़ित हुई थी, किस कदर वो परेशान हुई थी। अभी उसका भी पेट नहीं भरा था। फिर उसको लात से मारा गया, उसको लातों से उसने मारा, उसको बेचारी को दौरे पड़ने लग गए वहीं पे। ये उसके परिवार का बयान है। उसका भी पेट नहीं भरा। जो जिम की एक्सेसरी होती है, जिम के डंबल होते हैं, उससे मारा गया उसको। और लहूलुहान लथपथ वो फर्श पे पड़ी हुई है बेचारी। जब उसका भी मन नहीं भरा, डंबल से मारने के बाद उसका मन नहीं भरा, एक जिम की एक्सेसरी में एक ना आयरन की बॉल होती है, लोहे की बॉल होती है। तो लोहे की बॉल मारने से पहले उसने अपने दोनों हाथों पे प्लास्टिक की थैलियों को चढ़ाया, प्लास्टिक की थैलियों को लिया और उसके पेट पे जोर जोर से मारने लग गया। उसका अभी भी इससे पेट नहीं भरा, लोहे की बॉल से मारने के बाद भी। फिर उसने क्या किया, लाइटर का जो लिक्विड होता है, लाइटर में जो जलाने के लिए लिक्विड होता है, वो लिक्विड निकाला, उसकी पूरी बॉडी पे फैला दिया और उसमें आग लगा दी। वो बेचारी मूर्छित पड़ी हुई, उसको इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, वो क्या ही करती बेचारी। जलती हुई बॉडी में से अपनी कोशिश कर रही थी, एक बचने की कोशिश कर रही थी वो। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है बहुत मेरे लिए, मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं। फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने उसको आग लगा दिया। आग लगाने के बाद वो वहाँ से चला गया। तकरीबन 24 घंटे बाद वो उसको कॉल करता है, उसका भाई मिनाटो का भाई उसको कॉल करता है मियानो को। तो कॉल करने के बाद उसको बताया जाता है कि फिरोता शायद अब मर गई है। इधर कॉल जैसे ही आता है कॉल, वो वापस घर पे आता है। घर पे आने के बाद एक कंबल होता है, कंबल निकालता है, कंबल में उसकी लाश को लपेटते हैं। और एक सूटकेस होता है, सूटकेस के अंदर उसकी लाश को रखा जाता है। सूटकेस में लाश रखने के बाद वो एक कंक्रीट के ड्रम में उस बैग को डालते हैं और उसमें सीमेंट भर देते हैं, सीमेंट और कंक्रीट दोनों भर देते हैं। दिन आता है 5 जनवरी, सुबह का दिन। टोक्यो के एक पोटो नाम की जगह है, वहाँ पे एक वाकुस नाम का एक द्वीप है। वहाँ के किनारे उन लोगों ने जाके वो ड्रम फेंक दिया और वहाँ से वो लोग चले गए। अब ये लोग पकड़ में कैसे आते हैं, उन्हीं दिनों की बात है, दिसंबर 1988 की बात है। दिसंबर में इन लोगों ने एक पहले भी थोड़े दिन पहले एक अपहरण किया होता है। 19 वर्षीय एक लड़की थी, उसका भी उन लोगों ने अपहरण किया था, बलात्कार किया था। उसी संदर्भ में मियानो और अगोरा को पुलिस उठा के लेके जाती है, वहाँ की लोकल पुलिस लेके जाती है उसको पूछताछ करने के लिए। तो होता इसमें अब ये है, जब पूछताछ की जाती है तो दोनों को अलग अलग पूछताछ की गई। अगोरा को अलग पूछा गया, मियानो को अलग पूछा गया। तो मियानो को ऐसा लगता है कि अगोरा ने फिरोता जो हत्याकांड में जो हत्या की, बलात्कार किया, उसके बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया और पुलिस अच्छी तरह से जानती है फिरोता के बारे में। तो वो अपना जुर्म
इकरार कर लेता है कि हाँ मैंने फिरोता का कत्ल किया था और फिरोता की लाश मैंने इस जगह पे फेंकी है। पुलिस बड़ी हैरान परेशान, हम किसी और केस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी और के लिए पूछ रहे हैं, ये बता कुछ और रहा है। पुलिस को बड़ा अचंभा लगता है। तो 29 मार्च का टाइम आता है तो फिरोता की लाश बरामद की जाती है। अब पहचानना मुश्किल थी थोड़ी, तो पहचानने लायक नहीं थी उसकी लाश। तो उसकी फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान हुई कि ये फिरोता की लाश है। तो फिर उनको, बाकी के जितने दोस्त थे सबके सब लोगों को उठा लिया गया। सब दोस्तों को उठाया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया और 2 अप्रैल को जो फिरोता की लाश उसकी फैमिली को दे दी है, जो अंतिम संस्कार करने के लिए दे दी। तो 2 अप्रैल को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उस टाइम पे उसके स्कूल से उसके सहपाठी जो होते हैं, उसके क्लासमेट्स होते हैं, टीचर होते हैं, सब उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। उसके जो जहाँ वो काम करती है वहाँ का स्टाफ भी पूरा आता है उसको श्रद्धांजलि के रूप में। जहाँ पे वो काम करती थी, जो उस टाइम पे वर्दी पहना करती थी, जो काम करते वक्त वो नौकरी करती थी, तो वो वर्दी उसको उसकी अंतिम यात्रा के दौरान उसको दी जाती है, जो उसके ताबूत में रखी जाती है वर्दी वो। और स्कूल की तरफ से उसको डिप्लोमा मिलता है। हालांकि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको ट्रिब्यूट करने के लिए उसको एक डिप्लोमा दिया जाता है, उस डिग्री का कंप्लीट दिया जाता है। ये बड़ा दिल दहलाने वाली बात है ये। और सब सहपाठियों ने, सब क्लासमेट ने अच्छे अच्छे भाषण लिखे और भाषण सुनाए गए वहाँ पे। उस आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। और वाकई दिल दहलाने वाला था। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था, मेरी खुद की रूह काम की थी, कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना जालिम कैसे हो सकता है। तो बाद में उन सब लोगों को सजाई होगी। हालांकि अदालत ने उनकी जो पहचान है स्टार्टिंग में बहुत छुपाई, क्योंकि वो अभी नाबालिग थे। क्योंकि जापान में होता है 20 साल से कम आयु के जितने भी लोग होते हैं वो नाबालिग श्रेणी में आते हैं। राइज करने की वजह से मीडिया ने उनकी फ़ोटोज़ छाप दी और सब लोगों को पता चल चुका था इनके पीछे जो शक्लें थी। क्योंकि वो पहले भी आपराधिक चीज़ें कर चुके थे, आपराधिक मामले कर चुके थे। और जनता का आक्रोश काफ़ी बढ़ चुका था वहाँ पे। सज़ा दिलवाने के लिए, मौत की सज़ा के लिए, उम्र कैद के लिए बहुत गुहार लगाई गई अदालत को। लेकिन जो मियानो था, मियानो को 17 साल की सज़ा हुई, जो कि आगे केस लंबा चला थोड़ा। और उसको 3 साल की सज़ा और बढ़ गई, उसको टोटल 20 साल की सज़ा हुई थी। बाकी को 9 साल की, किसी को 5 साल की, किसी को 3 साल की सज़ा ऐसे होगी। और जो उसका भाई था, मिनाटो का भाई था, उसको भी सज़ा मिली। जो भी आपके विचार हैं आप मेरे को एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताइए। अब बहुत निर्भया हत्याकांड से भी ज़्यादा क्रूर था। अपराध तो वो बहुत बड़ा था, निर्भया वाला भी कोई कम नहीं था। लेकिन अपराध अपराध होता है, लेकिन इस अपराध ने तो इंसानियत से भरोसा ही उठवा दिया। अभी मैं विदा लेता हूँ आप सब लोगों से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग अपना ध्यान रखें और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली नई स्टोरी के लिए। और तब तक के लिए नमस्कार।